मैं लक्ष्मी निवास मित्तल बोल रहा हूँ। स्टील बिजनेस का नाम लेते ही दुनिया भर के लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है मेरा नाम लक्ष्मी मित्तल। मुझे स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। मैं वही लक्ष्मी मित्तल हूँ जो एक समय दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल था। इसकी वजह यह है कि स्टील के बिजनेस के मामले में मैं टॉप के बिजनेसमैन्स में से एक हूँ। मैं आज यूनाइटेड किंगडम में रहता हूँ और भारतीय होने के बावजूद भी अंग्रेजों के इस देश में सबसे अमीर लोगों में टॉप पर बने रहने का खिताब मुझे प्राप्त है। मुझे ये सोचकर बहुत गर्व होता है कि जिन अंग्रेजों ने कभी मेरे देश पर राज किया, कभी ये अंग्रेज मेरे भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, आज वो ही मेरे से रोजगार की एक आस लगाए बैठे रहते हैं और मेरी कंपनी में रोजगार पाने के सपने देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राजस्थान की धरती पर जन्मा लड़का स्टील की दुनिया का किंग बन गया और कैसे मैं यूनाइटेड किंगडम का किंग बना। आज मैं आपको मेरी सफलता की कहानी मेरी ही जुबानी सुनाऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं बताऊंगा कैसे एक किराए के मकान में रहने वाला लड़का 1780 करोड़ अमेरिकन डॉलर का मालिक बन गया। मेरा जन्म 15 जून 1950 में भारत के राजस्थान के चूरू शहर में हुआ। मेरे पिता का नाम मोहनलाल मित्तल है। मेरा परिवार पहले राजस्थान में रहता था और फिर वहां से हम कोलकाता आ गए। कोलकाता जाकर मैंने वहीं से मेरी स्कूलिंग की और कॉलेज की पढ़ाई की। मेरे पिता इस्पात के बिजनेस में थे, इसीलिए मुझको भी शुरू से ही इस्पात के बिजनेस में इंटरेस्ट था। मैंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। मुझे अपने पिता के स्टील बिजनेस में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन 70 के दशक में जब मैं भारत में अपना स्टील बिजनेस शुरू करना चाहता था, तब सरकार स्टील के उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखती थी। इस वजह से मैंने दूसरे देश में अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा, ताकि मेरे बिजनेस मेरे हिसाब से चल सके, सरकार का जिसमें कोई हस्तक्षेप न हो। मेरे पिता ने इंडोनेशिया में जमीन खरीदी। साल 1975 में मैं इंडोनेशिया गया और अपने पिता की जमीन पर एक स्टील प्लांट की स्थापना की। साल 1976 में यह स्टील प्लांट शुरू हुआ। इसका नाम पीटी इस्पात इंडोनेशिया रखा गया। इसके बाद मैं एक के बाद एक स्टील प्लांट खड़ा करता चला गया। मैंने अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए स्टील प्लांट का अधिग्रहण यानी खरीदना शुरू किया। मैं ऐसे स्टील प्लांट को चुनता था जो घाटे में चल रहे हों। उनका अधिग्रहण करके मैं उसे अपने हिसाब से तैयार करता और अपने बेहतरीन प्रबंधन से मैं उसे अपने मुनाफे में ले आता। मेरा मानना था कि नए स्टील प्लांट शुरू करने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसे में बने बनाए स्टील प्लांट पर अपना पैसा लगाकर इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। वर्ष 1989 में उन्होंने सरकारी आधिपत्य वाली फर्म ट्रिनिडाड एंड टोबैगो खरीदी, जो उस समय $1 मिलियन का रोजाना घाटा कर रही थी। मैंने इसे मुनाफे में बदल दिया। वर्ष 1990 तक मैंने अपनी मेहनत से भारत में मित्तल परिवार की परिसंपत्ति के रूप में नागपुर में शीट स्टील की एक कोल्ड रोलिंग मिल और पुणे के पास एक एलॉय स्टील संयंत्र को खड़ा कर दिया। मैंने इसी तरह राज्य द्वारा संचालित कई संगठनों को खरीदा जो टूटने की कगार पर खड़ी थी और व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष मैनेजमेंट टीम्स भेजी। मेरा ये मॉडल आगे चलकर स्टील इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बन गया, जिसे पूरे विश्व में अपनाया गया। मेरे पास एक समय ऐसा भी आया जब वो स्टील इंडस्ट्री में दूसरे स्थान पर आ गया। ये सब मेरी मेहनत, लगन और मेरे अच्छे प्रबंधन की वजह से हो पाया। पहले स्थान पर उस समय आर्सेलर नाम की कंपनी थी। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, जबकि मेरा मित्तल ग्रुप इस मामले में दूसरे नंबर पर आता था। मैंने आर्सेलर ग्रुप का भी अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद स्टील की दुनिया में हाहाकार मच गया। इस कंपनी को खरीदने के बाद मैं स्टील जगत में सबसे टॉप का बिजनेसमैन बन गया। मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बना जिसने स्टील कंपनियों को एक करने का काम किया। आपको बता दूं कि दुनिया में पहली मल्टीनेशनल स्टील कंपनी बनाने का श्रेय मुझे ही जाता है। अगर भारत में मेरे कारोबार की बात करूं तो आप आए दिन समाचार पत्रों और समाचारों में मेरा नाम सुनते ही होंगे, लेकिन भारत में मित्तल ग्रुप का कारोबार आपको कम या न के बराबर दिखाई देता है। असल में मैंने भारत में बिजनेस करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पिछले कुछ सालों से मैं हिंदुस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय पहले दिवालिया हो चुकी एसआर स्टील बिकने के लिए बाजार में आई। तब मैंने भी इसके लिए बोली लगाई।
लेकिन कुछ कारणों से मेरी बोली को खारिज कर दिया गया। इससे पहले भी मैंने झारखंड और ओडिशा में स्टील प्लांट लगाने के लिए सरकार से बात की, लेकिन कई दिक्कतों के चलते मैं अभी तक प्लांट नहीं लगा पाया हूँ। आपने इंटरनेट पर मेरे बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, जैसे मैं करोड़ों के बंगले में रहता हूँ, मेरे पास करोड़ों की कारें हैं, तो चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अगर मैं मेरे बंगले की बात करूं तो मेरे पास करोड़ों रुपयों के इंग्लैंड में कई सारे बंगले हैं। साल 2004 में मैंने ब्रिटेन के किंगस्टन पैलेस गार्डन में एक बंगला खरीदा था। इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए थी। यह उस वक्त का सबसे महंगा घर था। इसमें उन्हीं संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जिनका इस्तेमाल ताजमहल बनाने के लिए किया गया। इसके बाद इसी जगह पर मैंने दूसरा बंगला खरीदा जो 800 करोड़ रुपयों का था। इसकी खास बात यह है कि इसमें पोर्टलैंड के महंगे पत्थरों और लाल ईंटों का उपयोग किया गया है। ये घर मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा। इसके बाद किंगस्टन पैलेस ग्रीन्स में मैंने अपने बेटे के लिए 500 करोड़ रुपयों का बंगला खरीदा। इसे मैंने अपनी बेटी वनीशा को गिफ्ट किया। मेरे पास एक वैनिटी वैन भी है जो काफी चर्चा में बनी रहती है। आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। इसमें बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, कार, गैरेज। इस वैन का इस्तेमाल मेरा परिवार वैकेशन के लिए करते हैं। इसकी कीमत का खुलासा तो कहीं नहीं किया गया है और मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन इसे देखकर आपके द्वारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने में बनी होगी। आपके हिसाब से इसके क्या प्राइस होगी, नीचे कमेंट्स में आप जरूर बताएं। मेरे पास एक और जहां करोड़ों रुपयों के बंगले हैं, वहीं दूसरी ओर मेरे पास एक प्राइवेट यॉट भी है जिसकी कीमत है करीब 1008 करोड़ रुपयों के बराबर। इसमें आपको हर तरह की सुविधा मिलती है। ये किसी आलीशान बंगले से कम नहीं। आए दिन आपको होने वाली महंगी शादियों की खबरें मिलती रहती है। दुनिया की सबसे महंगी शादी की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें मेरी बेटी की शादी जरूर शामिल होगी, क्योंकि इस शादी में 514 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये शादी 6 दिन तक पेरिस में चली। इसके लिए एफिल टावर पर फायर वर्क कराया गया। इसमें दुनिया भर से 1000 अतिथियों को बुलाया गया, जिन्हें चांदी के इनविटेशन कार्ड्स भेजे गए। इसके अलावा भी काफी सारा पैसा कई सारी चीजों पर खर्च किया गया। बॉलीवुड सेलेब्स जैसे शाहरुख खान, सैफ अली खान, जूही चावला, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी आदि इस शादी के चमकते सितारे थे और सभी परफॉर्मेंस फराह खान ने कोरियोग्राफ की। इस शादी में वेन्यू काफी महंगा था और साथ ही साथ सभी बड़े बॉलीवुड सितारों ने इस शादी में परफॉर्मेंस दी। अगर मेरे द्वारा खरीदी गई आर्सिलर कंपनी की बात करूं तो यह कंपनी विभिन्न रूपों में स्टील का उत्पादन करती है, जिसका इस्तेमाल मोबिलिटी, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और ऊर्जा के क्षेत्रों में किया जाता है। कंपनी के रिसर्च सेंटर दुनिया भर में फैले हुए हैं, जहां नए स्टील प्रोडक्ट्स और उनकी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जाता है और परीक्षण और सुधार के जरिए समाधान खोजे जाते हैं। आर्सिलर मित्तल जानता है कि नेट जीरो इमिशन में स्टील का योगदान एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। 2021 में कंपनी की नेट इनकम लगभग INR 15 बिलियन थी। वर्तमान में आर्सिलर मित्तल के स्टील निर्माण कार्य 17 देशों में किया जाता है और इसकी औद्योगिक उपस्थिति 59 देशों में है। इसका संचालन उत्तर और दक्षिण अमेरिका, CIS, यूरोप और अफ्रीका में किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो मेरा जीवन सिर्फ पैसा कमाने में ही खपा दिया, सामाजिक निर्माण का कोई काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, मैंने कई सामाजिक काम भी किए हैं। नवंबर 2003 में प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ियों की आर्थिक मदद और प्रोत्साहन के लिए मित्तल चैंपियन ट्रस्ट की स्थापना की और मेरे इस ट्रस्ट द्वारा ही वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा भारत के लिए ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स में मेरी कंपनी आर्सिलर मित्तल ने आर्सिलर मित्तल ऑर्बिट का निर्माण करवाया। वर्ष 2003 में मैंने और उषा मित्तल फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जयपुर में LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो कि एक स्वायत्त और लाभ निरपेक्ष संस्थान है। वर्ष 2008 में मैंने लंदन स्थित ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल को लगभग 1.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड का चांदा दिया, एक नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए। इसके साथ ही कोरोना काल में भी मैंने लोगों की काफी मदद की। अगर मुझे मिले पुरस्कारों की बात करें तो स्टील उद्योग के लीडर के रूप में मुझको 1996 में न्यू स्टील द्वारा स्टील मेकर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। 2004 में मुझे फॉर्च्यून पत्रिका ने यूरोपियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। 2006 में फाइनेंशियल टाइम्स ने मुझे पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया।
2010 में मुझे ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के सस्टेनेबल विकास के प्रयासों के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के पदक से सम्मानित किया गया। 2013 में पोलैंड के AGH यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टील टाइकून को डॉक्टर ऑनरिस काउसा की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों, इंसान अपनी मेहनत और किस्मत से कैसे फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है लक्ष्मी निवास मित्तल। पूरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से मशहूर एलन मित्तल ने ऐसा वक्त भी देखा है जब उन्हें एक वक्त की रोटी खाते समय अगले वक्त की रोटी की चिंता सताती रहती थी। उनके परिवार ने वो दिन भी देखे हैं जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी काफी मुश्किल था, लेकिन इसे दृढ़ संकल्प, मेहनत और किस्मत का कॉकटेल ही कहेंगे कि कभी तंगी के चलते भूखा रहने वाले परिवार का सदस्य आज 1 लाख करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। कभी कोलकाता के छोटे से किराए के कमरे में रहने वाले के पास आज दुनिया के सबसे महंगे आलीशान बंगले हैं। आज इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि देखने वाले कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कभी पैसों की कमी के कारण इन्हें अपना गांव समाज छोड़कर किसी अनजान शहर में किराए की जिंदगी गुजारनी पड़ी होगी। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।